नमस्कार। मेरे जज़्बात आपके साथ के दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके बीच में दोबारा आ गया हूँ। आज एक विषय ऐसा है जिस पे बात करूँगा, वो है तन, मन और धन। जिसके लिए आज का जो मनुष्य है, धन के लिए, अपने कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए भाग रहा है और उसमें चिंताओं में भी है, कुछ खुशी भी ढूँढ लाता है। परंतु अपने तन और मन के संदर्भ में उसे काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं और वो चाहता भी है कि स्वस्थ रहे तन और मन। और इस संदर्भ में थोड़ी-सी बात करूँगा। और जहाँ तक ये तन की बात है, शरीर का है, वो हमारी दिनचर्या पे, जीवन शैली जैसी है, उस पे निर्भर करता है, सब लोग जानते हैं। इस बारे में जब से हमारा इंटरनेट उपलब्ध हुआ है, जानकारी घर-घर पहुँची है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो बहुत जानकारी आ रही है। कुछ सही है, कुछ उसमें टीआरपी और लाइक्स के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर भी बोली जाती है, तो सही जानकारी ले पाना मुश्किल भी है और ये काफ़ी विवेक पर भी है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति, वो कहते हैं कि अपना डॉक्टर वो खुद है, तो अपने अनुसार वो कौन-सी चीज़ महसूस करता है अपने लिए सही है, वो थोड़ा तराशना उसको मुश्किल है। परंतु तन और मन के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि अपने ज़रूरत, अपनी जीवन शैली, अपने परिवार में किस तरह का समय आप निकाल सकते हैं तन को स्वस्थ रखने के लिए, तो इस संदर्भ में कुछ एक बातें हैं जो विरोधाभासी नहीं हैं और ना ही वो एक दूसरे के लिए पूरक का काम करती है, विरोधाभासी होने के बजाय। जैसे मोड ऑफ ट्रीटमेंट है आपके, कि कोई आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तो इनको हम ये ना मान के चलें कि ये एक दूसरे के विरोध में हैं और किसी एक की तारीफ़ करने में लग गए हैं तो दूसरे को आप बिल्कुल गलत कह के उसको नकार दें। ये हमारे अल्प विकसित देशों में ये बड़ी भावना रहती है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, ये चीज़ सही है तो दूसरी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों की महत्वता अपनी है। जैसे हम कहते हैं आयुर्वेदा अपनी जगह, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, एलोपैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हम एक मिक्सचर है कि प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं, कि हमें कोई चीज़ों से बचना है तो अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद का बहुत महत्व है कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए हम खाएँ, ना खाएँ, क्या सावधानी बरतें। तो वहाँ उस संदर्भ में वो ठीक है, परंतु जब रोग आ ही गया है और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कई दफ़ा तो ये है ठीक है, बहुत दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ना खाएँ आप, क्योंकि जैसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा खाते हैं तो आपका सारा जो गट बैक्टीरिया है, फ्लोरा है, जो हम कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, वो वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो उसको दोबारा रिकूप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिलियंस में वो वहाँ पे गट बैक्टीरिया है आपके पास, जो बचपन से लेकर वो आपके अंदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम वो एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में आप वो सारा नष्ट हो जाता है और वो गलतियाँ हम सब करते रहे हैं कि छोटे-छोटे जुकाम-खाँसी के लिए भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो एक दवा इंडस्ट्री है। मार्केट तो हमें ये होता है कि उसको बेचना है बस, मार्केट का एक ही नियम है, आपको ज़रूरत है, नहीं है, वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू आपको डरा के जिस तरह से भी है वो उनको बेचना है, इस तरीके से वो प्रचार होता है उसका, तो उससे बचना है। और हम अपने शरीर का, अपने विभिन्न अंगों का ख़्याल रख सकते हैं। हालाँकि हम बहुत इसमें नेग्लिजेंस बरतते हैं। मैं खुद ये बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं सारी चीज़ें खुद पालन करता हूँ। हम कई दफ़ा बहुत सावधानी नहीं बरतते और डिसिप्लिन नहीं होते, अनुशासन में नहीं रह पाते। परंतु ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये पहली सीढ़ी है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या को ठीक करने के लिए, जीवन शैली को ठीक करने के लिए। तो आप, एक तो मेरा ये है कि आप तन को ठीक रखने के लिए जो भी आप माध्यम अपनाएँ, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशनरी, आप किस तरह से बच सकते हैं, रोग मुक्त कैसे रह सकते हैं। क्योंकि रोग मुक्त में एक और बड़ी बात है आज के समय में कि एक हम कहते हैं कि व्यायाम करिए या जिम चले जाइए या आप सिंपल वॉक करें, बाहर लॉन्ग वॉक करें, पहाड़ी पे चढ़ें, ताकि आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहे और आपकी लंग्स काम करें। तो इनमें भी ऐसा है कि एक चीज़ पे भी हम पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते कि एक चीज़ ही सही है, कि योगा ही पूरी तरह से अपने में संपूर्ण है या जिम अपने आप में है, या वो ठीक नहीं है, या आप ये एरोबिक्स हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उनको ही एब्सोल्यूट मानें। तो सबकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। आप अपने
ज़रूरत और जैसे समय निकल सकता है उसके अनुसार ये देख सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है। क्योंकि जिम है तो जिम में एक अनुशासन रह पाता है, सब लोग मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को कसरत करते हुए, और ख़ास तौर पर मसल टोनिंग के लिए जिम बहुत ज़रूरी है। वो मैं खुद मानता हूँ। और लॉन्ग वॉक जो है वो ये है कि आप सैर में फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं, अंदर सांस जाती है अच्छी आपकी, ख़ासतौर पर सुबह के समय, और आपका पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो उसके अपने फ़ायदे हैं। पर थोड़ा-सा नुकसान ये भी होता है कि अगर आप मसल्स उतने नहीं हैं आपके, ख़ासतौर पर लेग्स के, तो वो धीरे-धीरे कम भी हो सकते हैं अगर बहुत लंबी वॉक आप करते हैं और प्रोटीन का इंटेक नहीं है। तो कई दफ़ा बहुत हमने देखा है कि वो लोग बहुत चलते हैं, कई दफ़ा वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ख़ासतौर पर लेग्स के। तो तीसरा योगा जो है, योगा तो पूरे विश्व भर में बहुत फेमस हुआ है पिछले काफ़ी वर्षों से ही अगर देखें, तो उसका सबसे बड़ा है कि किसी भी तरह का आसन का नाम लें ना लें आप, तो पर वो योगा ऐसा है कि आप को सब जो जॉइंट्स हैं, मतलब ये समझ लीजिए पूरे बाजू, सिर, गला, आपके कान, इंक्लूडिंग जितने भी आपकी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको हिलाना है आपने, उन जॉइंट्स को मूव करना है, वहाँ पे जो मसल्स हैं उनको हरकत देनी है कुछ। तो योगा अपने आप में वही है कि स्ट्रेच करना है, और साथ में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन भी उसके ही अनुसार होनी चाहिए। और जो स्टिफ बॉडी होती है, काफ़ी समय जब आप योगा करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचक आती है, आपके बहुत सारे रोग जैसे मांसपेशियों से जुड़े रोग हैं वो सब उससे दूर हो जाते हैं। पर उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ वीडियो देख के या मेरी तरह का ये जो पॉडकास्ट हम बात कर रहे हैं, इसको सुन के ही आप थोड़े तो मोटिवेट होते हैं, परंतु इसको जीवन में अपनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए अनुशासन चाहिए। तो अनुशासन जितना आप रख सकें सप्ताह में, पूरे दिन नहीं तो 3-4 दिन आप डेडिकेट कर सकते हैं। 3-4 दिन नहीं है तो 1 दिन अच्छे से डेडिकेट करिए कि आपने जीवन के लिए, अपने के लिए कुछ करना है। क्योंकि हम गाड़ी को भी मैकेनिक से चेक करवाते हैं, वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। तो शरीर तो हमारा अपना है जिस पे सब सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो उसमें भी अगर हम कोशिश करें कि इसकी देख-रेख के लिए कुछ किया जाए, ये रियलाइज़ेशन जब किसी व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती है, तो वो खुद ब खुद वॉक करने लगता है, योगा करने लगता है, या जिम की तरफ जाता है। ये सारी अंदर से आवाज़ जब तक नहीं आई है, चाहे आप उस व्यक्ति को कितना भी वीडियो दिखा दीजिए या उसको मोटिवेशनल लेक्चर्स बता दीजिए इस तरह का, तब तक नहीं होगा। ये पहली बात अंदर से होगी, और अंदर से आने के बाद जब अंदर ये एक रियलाइजेशन होती है, तो व्यक्ति उस संदर्भ में फिर देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, मेरी उम्र के हिसाब से क्या रहेगा, मेरे शरीर के हिसाब से, मेरी दिनचर्या के हिसाब से, मेरी जो पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ हैं उसके हिसाब से मैं किस एक्टिविटी के लिए समय निकाल पाता हूँ। तो तन के लिए आपको कुछ एक चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप सही से काम कर पाएँगे, आपका एटीट्यूड ठीक रहेगा, आप कंफर्टेबली सो पाएँगे, अपने जो दायित्व है पारिवारिक, सामाजिक और अपने कार्यक्षेत्र के दायित्व है वो सही ढंग से, निपुणता से, एफ़िशिएंसी के साथ कर पाएँगे। तो दूसरा एक जो तीसरा पहलू मैं धन के बाद, तन के बाद मन की बात है। मन, आजकल ये देखा गया है कि मन से ही सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। बैक्टीरिया और वायरस से बहुत कम अब ऐसे रोग हैं जो इनसे लग रहे हैं कहीं, क्योंकि पानी हमारा अच्छा है, खाने-पीने में हम एहतियात बरत रहे हैं, तो बैक्टीरिया के घुसने की तो शरीर में अब संभावनाएँ बहुत कम हो गई हैं। तो हमारे जितने भी आज के समय में रोग हो रहे हैं, वो सभी मन से संबंधित है। ये मन से, सोच से, आपकी किस तरह से स्ट्रेस लेते हैं, एंग्ज़ायटी कैसे है आपके शरीर की, सोचते कितना है, ओवरथिंकिंग कितना करते हैं, गुस्सा आप में कितना है, आप में सहन शक्ति कितनी है, आप छोटी-छोटी बातों से कितने जल्दी परेशान हो जाते हैं। और ये सारे जो हैं स्ट्रेस रिलेटेड, हम कहते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ हैं, रोग हैं। और इस में देखें आप बड़े से बड़े कि शरीर कौन से हार्मोन्स कैसे इमोशंस पे रिलीज़ कर रहा है, वही आपका चाहे वेट है उसको बढ़ाने में रोल अदा कर रहा है। और इस को रोकने के लिए आपको मन को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, और लोग इसको समझ रहे हैं। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग समझना शुरू कर दिए हैं कि ये मन को कैसे कंट्रोल रखें, और शायद इसी वजह से बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोगों ने सुनना शुरू किया है, जो कि एक पहली सीढ़ी है कि व्यक्ति जब कोई सुधार लाना चाहता है तो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, सुनना शुरू करता है, समझना शुरू कर देता है। परंतु ये जो है ये तकरीबन मैं कहता हूँ ये 5-10% की जो
अपने आप को ट्रेनिंग, मोटिवेशन है कि इस तरह से वो सुनना शुरू करता है। परंतु असल कार्य जो है 90% वाला वो है कि आप प्रैक्टिस में कितना लाते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में। उस सोच को अपने जीवन में अपनाने के लिए समय लगता है, बहुत अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तब जाके आप जा सकते हैं। और आज के समय में मैं देख रहा हूँ समाज में काफ़ी लोग हैं जो अच्छी जो बातें हैं, जीवन शैली की बातें हैं, तन और मन की के स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं, उनके बारे में सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं। और इसी वजह से शायद काफ़ी लोग आध्यात्मिक रास्ते पे भी जा रहे हैं, और काफ़ी लोग मैंने देखा है वो अपने जो भक्ति मार्ग है उसकी तरफ भी जाने लगे हैं, क्योंकि मन को स्थिर रखने के लिए, शांत रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए ये लोगों को सब समझ आने लगा है कि अब हमें इस पे काम करना है, अभ्यास करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है। तो इस दिशा में ये पहल अच्छी है, और इसमें मैं कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ कि जब ये मन अपने मन की बात है और अपने अंदर परिवर्तन लाने की है, स्वयं में झाँकने की बातें जो है, उसमें व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। वो क्या रास्ता अपना रहा है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटो खिंचवा के या अपना ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो दिखावा नहीं करता है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये इस चीज़ों से दूर रखते हैं। एक्सेप्ट जो लोग थोड़ा रास्ता दिखाना चाहते हैं, काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअल गुरु हैं या जो लोग दूसरे हैं, वो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर वो, हाँ, वो ज़रूर है कि वो सोशल मीडिया, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों तक जागरूकता पहुँचे। उनका वो एक अलग मिशन होता है कि लोग किसी तरह से जुड़ें, जो मोटिवेट हों, और उनको रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे या साधक थे, उनको कई सालों, सैकड़ों, दशकों लग जाते थे वहाँ तक पहुँचने में, और वो चाहते हैं कि वो ज्ञान लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, ताकि लोग अपना जो साधना है वो सही तरीके से, योग मुद्राएँ सही तरीके से कर पाएँ, और मन की शांति और एक एक्सटैटिक जो स्टेज है वहाँ तक पहुँचे। और ये विश्व के कोने-कोने में लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, और भारत तो इसमें रहा है, विश्व गुरु रहा है शुरू से अध्यात्म में, और आज उसने पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस भी किया है। और इस दिशा में अभी पिछले 1 दशक में तो बहुत चीज़ें सामने में आई हैं कि लोगों का झुकाव और ज़्यादा हो गया। और इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको कोई अपना गुरु मानना पड़ेगा किसी को, किसी मत के साथ आप जुड़ें, तो अनकंडीशनल जुड़ें। वहाँ पे ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़्यादा बातें नहीं होती, लॉजिकल चीज़ें आपको जो हमें किताबों में सिखाया गया है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाला डायरेक्ट रिलेशन जो लेबॉरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं या साइंटिफिक एनवायरनमेंट में, उसके पीछे ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारी ईश्वर की बनाई हुई ऐसी विधाएँ हैं, ऐसा सिस्टम है कि जो हम सारी चीज़ें इस जो हमारा जाना हुआ ज्ञान है इससे भी परे हैं। तो कई दफ़ा हमें जब इस मार्ग पे चलते हैं तो अनकंडीशनल आँखें बंद करके अपने स्थिति को इस तरह से रखना पड़ता है कि आप एक सिर्फ़ फ़ेथ पे, विश्वास पे आप आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो बहुत प्री कंडीशन है, विदाउट एनी कंपैरिज़न कंपैरिज़न और सुपरमेसी की कोई बात नहीं है। सब व्यक्ति जो अपना मत जिस भी मार्ग पे आगे जाते हैं वो सही है, उनके लिए सही है, तो दूसरे का उसमें कोई वैल्यू जजमेंट, उस पे कटाक्ष करना, वो तो बिल्कुल ही एक ऐसा लक्षण है जिससे आप इस मार्ग पे आगे नहीं जा सकते। तो उससे बच्चे हम लोग, अगर मन को आपने सशक्त करना है, एक मार्ग पे आगे जाना है, आध्यात्मिक या भक्ति मार्ग पे। तो ये तन, मन, धन की जो ये बातें हैं, ये थोड़ा मेरी समझ में, हालाँकि मैं भी कोई बड़ा जानकार नहीं हूँ, थोड़ा-थोड़ा समझने लगा हूँ, परंतु जितना समझता हूँ तो उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये बातें मैं जो मेरे परिचित हैं उनके साथ साझा करूँ। मुझे कोई लाइक्स और उसकी फ़िक्र नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मन के विचार हैं, बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई इससे लाभान्वित हो इस दिशा में। ये मेरे प्रयत्न हैं इस एपिसोड, दूसरे एपिसोड के साथ। सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।